तो कुछ सब बातें हो रही थी पाक कुवैत की, और एक फेज आया था जब आपने कनाडा माइग्रेशन की थी है। तो मैं चाहूंगा कि ब्रीफली जरा उस पीरियड के बारे में बता दें कि आपने वो फैसला क्यों किया था कनाडा जाने का, और आप उन चंद लोगों में से एक है जिन्होंने फिर रिवर्स माइग्रेशन वापस पाकिस्तान के लिए की। एक तो आप कनाडा गए यहाँ से बिजनेस करने के लिए, मकान मकान सब बेच के वहां जाके अपने सब चीज ले लिया। रिवर्स माइग्रेशन वापस पाकिस्तान क्यों आए? हाँ, वो बहुत सिंपल है वो। अच्छा, उस जमाने में पाक कुवैत में था। जी जी। उस जमाने में पाक कुवैत में था। अच्छा, ये जो थी ना कनाडा मैगजीन, ये वो वाली चीज है ना, फैंटेसी, है ना, कि भाई जैसे होता है ना, लोग कहते हैं बाहर चले जाएं, लंदन में जाएं तो पाकिस्तान से बेहतर है, एनवायरमेंट है, बच्चों के लिए अच्छा होगा, ये वो सब सोच साच के ना, तो वो इमिग्रेशन अप्लाई किया, वो इमिग्रेशन आ गई, हम लेके चले गए। जब चले गए, रिजाइन करके बगैर नहीं रिजाइन नहीं, मैं पाक में काम कर रहा हूँ, पाक से 1 महीने की छुट्टी ली, हाँ जो मिलती है हमें, हाँ हाँ सही वो है। लेके सब बच्चों को ले गए और लैंडिंग कर दी वहाँ एज ए इमिग्रेंट। जी। वो करना जरूरी होती है। और शायद आपने वहां पे अपना नहीं नहीं, 1 महीने रह के वापस आ गए, हाँ घूम घुमा के खूब अच्छे तरह नायग्रा फॉल देख के वापस आ गए। ठीक। अब वापस आ गए, अब ये हुआ कि यार अब जाना है, तो डिसाइड ये हुआ कि यार अब मैं तो इतनी अच्छे पोजीशन में हूँ यहाँ, आई थिंक आई वाज एससीवीपी, जी तो जी उन्होंने, मैंने कहा ऐसा करो कि तुम लोग जो है ना, तुम लोगों को मैं भेज देता हूँ, तो हाँ 1 आध साल में मैं रैप अप कर लूंगा ना, कुछ चीजें भी आपको एसिड भी लिक्विड वगैरह करने होंगे ना कुछ। जी। तो मैंने कहा इस तरह क्या होगा, तुम्हें पहले इसी दे दो ताकि तुम लोग का टाइम, वो टाइम मीटर होता ना, 20 साल का टाइम है, जितने ज्यादा गुजरे उतनी जल्दी आपको उधर की वो मिल जाएगी। तो इन सबको वहां भेज दिया, और वो जो साल का पीरियड था मेरे पास, जहाँ मैं अकेला था, साल या 12 महीने जो भी थे, तो हालात अच्छे थे, मतलब पैसों की कोई ऐसी वो नहीं थी, मतलब अफोर्ड कर सकते थे, मतलब तो मैं हर 3 महीने में एक 7 दिन की छुट्टी ले लेता था। वो 7 दिन की 9 बन जाती है या 11 को, ऐसा होता है सैटरडे संडे जी मिला हाँ के, हाँ और मैं मिलने बच्चों से चला जाता हूँ, सही। काम यहाँ कर रहा हूँ मैं। हाँ तो मैं वहाँ जाता था, तो वो कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो चल रही होती थी ना उस अब जो होती है बहुत फास्ट होती है, उस जमाने में जो भी था, ये बनेगा तो हेल्थ कार्ड, तो ये कार्ड, तो सोशल सिक्योरिटी कार्ड, तो फलाना कार्ड, तो वो सब कुछ हो रहा था। एक दफा जब मैं वहां गया, अच्छा, अभी तक जब मैं गया था तो मैं जाके आता था, अम्मी इधर ही थी। अब अगर मैं जा रहा हूँ तो अम्मी को भी छोड़ रहा हूँ, और ये दुबई अबू धाबी नहीं है 2 घंटे की फ्लाइट, जो गए तो गए। अब वो चीज गिल्ट एक चल तो रही थी, बच्चों को तो भेज दिया, अच्छा है वो हुआ ही नहीं है मतलब। तो उसमें ये हुआ कि मैं एक दफा जब वो गया ऐसी 7 दिन की छुट्टी पे, तो कोई काम था, कोई डॉक्यूमेंटेशन का, जिससे मुझे करना था, वो होता है ना आपको खुद ही जाना है, लेट्स से बायोमेट्रिक कराना है, आप ही को जाना होगा ना। अब तो वहाँ सब कुछ खुद ही करना होता है, मतलब उस वक्त तक मेरे पास लाइसेंस नहीं था वहाँ का, क्योंकि मैं तो रहता ही था, गाड़ी नहीं चलाता था। शदीद बर्फबारी हो रही थी, मैं अकेला निकला, किसी से फोन करके पूछा जाना कहाँ है, तो हम जब घर से मैं बाहर निकला, तो घर से बाहर ही थोड़ी सी पैदल चले तो बस का स्टॉप था, बस का स्टेशन था छज्जे वाला, लेकिन वहां तक जाने के लिए वो आइस पड़ी थी, और वो आइस जो थी वो व्हाइट आइस नहीं थी, उसे ब्लैक आइस कहते हैं। वो ब्लैक आइस वो होती है कि जो फिसल जाते हैं आप ठक, आइस तो सबै जम जाती है ना, तो कूले की हड्डी गई। तो बहुत संभाल संभाल के शदीद सर्दी करते करते आए, गिर नहीं जाऊं गई, बस स्टेशन पहुंच गया। अब बस स्टैंड पहुंचा, अब खड़े हैं आप, 2 लोग और भी खड़े, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, ना कोई किसी की शक्ल देख रहा है। यहाँ एक पर्चा लगा हुआ है, इसमें लिखा है ये बस इतने बजे आ रही है, इतने बजे इतने बजे आ गई। आपकी वाली बस आई, मैं बैठ गया, बस ने एक स्टेशन पे उतार दिया, वहां से वो स्टेशन था ट्रेन स्टेशन के पास, वहां से आप रेल में बैठ गए, उस रेल ने आपको उस डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया जहाँ आपको जाना था। अब मैं वहां पहुंच गया, मैं वहां पहुंच गया, उधर गया, तो टप्पा वप्पा मारा, जो भी करना था मैंने वो कर लिया। अब वही जर्नी वापसी की शुरू हुई। जब वो जर्नी वापसी की शुरू हुई ना, तो मैं रेल में बैठा, रेल चली, रेल किसी बस स्टॉप पे उतरी, और मैं चल के बस स्टॉप पे खड़ा हो गया, अपने उस बस स्टॉप के लिए जिससे मेरे घर वाली बस याद आएगी। सही है। तो शदीद बर्फ गिर रही है, सन्नाटा, हू का आलम, कोई नजर नहीं आ रहा है वो। तो उस वक्त मैं अब अपने आप से बात कर रहा हूँ, मैं कह यार कुरैशी साहब, अल्लाह ताला ने आपको ऐसी ही बनाया है, आप पाकिस्तान में रहते हैं,
हम घर से बाहर निकलते हैं तो वो बड़ी वाली गाड़ी खड़ी होती है, उसके बाद उसका दरवाजा कोई खोलता है, बैग कोई रखता है। बैग उठा के वो अंदर रखता है। सही है। ठीक है, अभी मैं अपने आपसे बातें कर रहा हूँ, वो उस स्टेशन पे खड़े हुए। उसके बाद मैंने कहा वो जाके वो एफटीसी पे रुकती है, वो ड्राइवर उतरता है, वो निकालता है, वो बैग उतरता है। बैग आप नहीं उठाते, आप उतर जाते हैं, वो गाड़ी ले जाता है, आप जाते हैं अपने कमरे में, कमरे जा बैठे हैं, ड्राइवर नीचे गाड़ी पार्क करके लाके बैग रख देता है आपका। आप बैठती नहीं है कि वो कोई चाय लेके आता है। आपको कोई डॉक्यूमेंट, आज तक पाक कुवैत में पासपोर्ट बनाने के लिए कभी पासपोर्ट ऑफिस नहीं गए। सही। भाई उस जमाने में नहीं था ना फोटो या बायोमेट्रिक, तो मैं पासपोर्ट जैसी इंपॉर्टेंट चीज, तो बाकी कागजात तो वो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में है वो करवा देगा। और करवाने के बाद मुझे अच्छी याद है कि हम काम कर रहे होते हैं ना, तो वो सामने घूम रहा होता था कमरे के, कांच का कमरा था ना, तो आपको कभी कभी गुस्सा आ जाता था, भाई तुम यहाँ से बार बार क्या जा रहे हो तुम, तो वैसे मैं देख रहा बिजी है, वो आप साइन कर दें, तो मेरा ही पासपोर्ट है यार। सही है। अब ये साइन कर दें, मुझे लेके आना है। दैट्स व्हाट यू आर। यहाँ खड़े हो बाबू। आपका ये किस्सा मुझे एक दफ़ा से सुना था और मुझे हर्फ बहर्फ याद है, और मैं अपने कई साथियों को जो कि कनाडा अमेरिका की माइग्रेशन करते हैं ये, तो ये मैं उनको सुना चुका हूँ कि कनाडा वगैरह, या तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों के लिए जिनका पाकिस्तान में कोई मुस्तकबिल नहीं है, वो बेचारे सोचें, या जिसके मैं बहुत कायल नहीं हूँ कि लोग कहते हैं कि अगर बच्चों की एजुकेशन कनाडा की हो जाएगी तो वहाँ वो लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग वेल एस्टेब्लिश हैं, जिनको अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में बहुत नवाजा है, तो वो ये सोचे कि हम अपनी ज़िंदगी को पाकिस्तान में कितना एंजॉय कर हाँ, सकते लेकिन हैं। इससे मेरा अपना भी एक और व्यू भी है, क्योंकि ज़ाहिर है डेवलप्ड वर्ल्ड के हालात यहाँ से बहुत बेहतर हैं और बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत चीज़ें हैं। तो अगर जो लोग जाते हैं ना, मैं जिस एज में गया था, मैं 45 प्लस में गया था, दैट्स नॉट द एज। यंग एज में जाएं अगर जाना है तो, जिसको यही मैं और यंग कपल जाएं, और ताकि या तो उनके बच्चे नहीं हो या वही बच्चे हों, क्योंकि वो एक लाइफस्टाइल है, वो आप कर नहीं सकते। एट 45 या 50 आप पुख्ता हो चुके होते हैं, आपको सभी चीजों की आदत होती है। वहां गरीब अमीर सब लाइन में लगा है, सब बस में बैठा है, सब वही बगैर खा रहा है, डिफरेंशियल नहीं है। तो आप यंग एज में जाएं, यंग उसमें जाएं, तो आप कामयाब हैं। फिर तो फिर आप क्या है कि वो तो पीरियड 10-12 साल बाद आप फिर वहीं के, फिर देन यू बिकम कैनेडियन एंड यू गेट द पार्ट, सिस्टम के पार्ट हो जाएंगे आप, तो वो सही है। और सच्ची बात ये हम वाला वो मोर और कबे वाला चक्कर रहता है। और सच्ची बात ये है कि मैं समझता हूँ कि ये बहुत सारी बातें वो हैं आपकी जो शायद 2-3 साल पहले तक ट्रू थी, लेकिन अब भी एकदम से दुनिया पूरी चेंज हो रही है ट्रम्प के बाद से, और जो नई नई पाबंदियाँ आ रही हैं, तो मेरे ख्याल यंग कपल को भी जाने से पहले बहुत दफ़ा सोचना चाहिए कि वीज़े की नौयत क्या है, वहाँ पे जॉब किस किस्म की मिलेगी, किस किस्म की नहीं मिलेगी। जब तक इसकी तसल्ली ना हो तो एडवेंचर नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि वहाँ देखें स्ट्रगल का है, वहाँ अच्छी लाइफ है, अच्छा स्ट्रक्चर है, क्योंकि ऐसा नहीं है वहाँ। ये एक अच्छी बात है कि आपको ये पता, ये नहीं होता कि मैं ये कर रहा हूँ, गोरा भी वही कर रहा है। मतलब आप अगर झाड़ू दे रहे हैं तो आप कहेंगे यार मैं झाड़ू दे रहा हूँ यहाँ आके, मैं तो झाड़ू, गोरा भी झाड़ू दे रहा है, वो सब एक ही है। अच्छा, बड़ी मज़े की बात है, मैंने असल में इतने लोगों के इंटरव्यूज़ लिए हैं, बैंकर्स के भी, बड़े बड़े लिटरेरी सर्कल के भी, उनमें से मुझे 3-4 लोग ऐसे मिले कि जिनके पास अपॉर्चुनिटी भी थी दोनों मुल्कों के पासपोर्ट की, 2 से ज़्यादा मुल्कों की, जिसमें शायद एक हसन बिलग्रामी साहब थे, उनके पास, उनके वालिद साहब के पास अपॉर्चुनिटी थी, और भी काफ़ी लोगों को है। एक जुमला मुझे बड़ा प्यारा लगा, मैंने पूछा कि जब ये अपॉर्चुनिटी मिली तो अमेरिका का और बरतानिया का पासपोर्ट छोड़ के पाकिस्तानी पासपोर्ट पे पाकिस्तान वापस आने का फैसला क्यों किया आपने? जुमला सुनिएगा, यानी मैंने इसलिए किया कि मैं किसी फर्स्ट ग्रेडेड नेशन के अंदर थर्ड ग्रेडेड सिटीजन बन के रहना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि अपनी थर्ड ग्रेडेड नेशन के अंदर ही फर्स्ट ग्रेडेड सिटीजन बन के रहूँ। हाँ, लेकिन ये जो जुमला है ये क्वालिटी वाला ही कह सकता है, मतलब डिफिकल्ट टू डू दैट, डिफिकल्ट टू डू दैट। पाक कुवैत मतलब ये कि पाक को तो आप कह सकते हैं ना फर्स्ट लव ना। हाँ, पहला जनी मैं वालदा के कहने पे पाकिस्तान आया। जी जी जी। और अल्लाह ताला ने यहाँ इतनी आसानी प्रोवाइड की और इतनी अच्छी रुतबे अता करे अपने काम के अंदर, जो वहाँ शायद नहीं थे। हैं तो मतलब पाक कुवैत इज लाइक नो वे यू लीव पाकिस्तान। पाक कुवैत बिल्कुल सही, मेरा भी पहला प्यार तो बनती नहीं है चाल आपकी। हाँ। लेकिन वो ज़ाहिर इरफान साहब चले गए,
और लोग भी चले गए। कोई ये मैं नहीं कह रहा कि कोई उसकी जगह इक्वेशन हर आदमी अल्टीमेट नहीं होता, हर आदमी हाँ कुछ नहीं होता, लेकिन हर इक्वेशन आदमी बनना का एक स्टाइल होता है जी जी काम करने का ना। हर मैं अगर कहीं सीईओ जाऊंगा तो मैं अपने स्टाइल से करवाऊंगा ना, आप जाएंगे अपने स्टाइल से। तो हमें एक स्टाइल से काम करने की आदत थी, एक था, एक फ्रीडम था, एक कंट्रोल फ्रीडम था। ऐसा नहीं था कि जो चाहे कर ले, मतलब ना सब कुछ, एक हर चीज जो थी वो थी। तो वो कुछ थोड़ी सी मतलब वो उसमें थोड़ी सी होता है ना, आपको फ्रस्ट्रेशन कुछ होने रहती है, आप अपने आप को थोड़ा हाँ एडजस्ट करना देखने नए लगते हैं कि यू आर बीइंग, I don't say you're being cornered, but you know that, I mean everything you have to ask, you have to हाँ go somewhere, you have to do something। हाँ कोई एक पर्चा बनाओ, तो वो पर्चा मौका नहीं बनाओ भी तो आता बनता ही नहीं था ना, मतलब। हाँ तो वो मैं बिल्कुल कंफर्टेबल था, पाक साफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैनेजमेंट से बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे। लेकिन देन इट सो हैपेंड देन एक ग्रुप था और वो अपने आप को एक्सपेंड कर रहा था, और वो बहुत मेगा डील उनके पास आई थी। इमार जो है वो तो यूएई का, दुबई की तो खासतौर पे बहुत बड़ी कंपनी है, बिलियन ऑफ डॉलर की कंपनी है। मतलब दुबई का नाम अगर इमार हो तो आप कहेंगे इमार होगा नाम है, हर उतर सही पे इमार 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 इमार। हम्म तो दे वर डूइंग अ जॉइंट वेंचर विद दैट। तो दे वर लुकिंग, दे वर फॉर सम पीपल एंड दे आल्सो वांट टू कॉर्पोराइज चीजों को, क्योंकि अब डिफरेंट तरह से काम करना था ना, मतलब वो तो वो एक अपॉर्चुनिटी थी। तो जब वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास बहुत दिनों से थी बेसिकली, लेकिन वो ये है ना कि आपको पाकपुर तो छोड़ना ही नहीं है ना, हाँ हाँ मतलब आपको हाँ छोड़ना ही नहीं है पाकपुर की वजह से। हाँ हाँ लेकिन वो पे एक वक्त आया कि मतलब वो फिर उसका वो नहीं रहा कोई ना, कि छोड़े या ना छोड़े, इनडिफरेंट हो गया वो। जब वो इनडिफरेंट हो गया तो फिर किसी वजह से नहीं छोड़ा मैंने, वो इनडिफरेंट हो गया था, वो रहे हाँ या ना रहे। सही बात है तो फिर मैंने वो उधर किया, उन लोगों को ज्वाइन किया, मतलब, और मैं उनके साथ रहा। किस वेरी पोजीशन में हो नाइस गए पीपल। मैं ग्रुप सीईओ था वहाँ। आप ग्रुप सीईओ किस चीज के थे उनका दुबई, पाकिस्तान, तंजानिया, ये सब आता था। और वो एंटिटी ये दैट इज बेस्ड इन यूएई वो बेस यूए में थी, और उनकी गोल्ड रिफाइनरी भी थी दुबई में। द ओनली गोल्ड रिफाइनरी दुबई में वो उसी ग्रुप की थी, एक ही थी, वो नहीं की थी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपसे पूछूंगा। हाँ। जिंदगी के सारे रुख आपने देखे हैं। जब आप हबीब बैंक में गए थे तो आपका कहना यह था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री उस वक्त वहाँ पे उतनी शुरू हुई थी हाँ। और जो शटरिंग के फट्टे होते थे उसका हम वो सोच रेत पे लगा के सोया करते थे। हाँ। फिर आपने वो वक्त भी देखा जब आपका 15वें फ्लोर पे आपको बैंक की तरफ से एक ग्लास टावर मिला हुआ था हाँ। और जहाँ रहने के लिए, हाँ। और उसके पीछे से आपको वो झोपड़ियाँ नजर आती थी जहाँ हम जिस पहले झोपड़ी में आप कभी रहे थे। जिस दिन आ रहे थे उसमें आग लग गई थी। और जिस दिन आप आ रहे थे सामान पैक पूरी करके बस्ती गए में थे, आग लग गई थी। पूरी बस्ती जल के खाक हो गई थी जब आपकी दुबई से वापसी हुई थी। उसी यूएई में आप एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन की ग्रुप कंपनीज के ग्रुप सीईओ बन के गए, कैसा लगा आपको? असल में वो, अब वो हम ये कह सकते हैं ना कि वो जो एक ऊपर के लेवल पे जब लोग जो जैसे हम लोग नीचे से ऊपर आते हैं, लेकिन जब एग्जीक्यूटिव लेवल पे या लेवल पे आप आ जाते हैं तो वो तो आप वो उसकी एक आदत ही हो जाती है ना। तो आपके लिए कोई, अगर आप एग्जीक्यूटिव हैं तो एग्जीक्यूटिव हैं, तो कोई वो फैसिनेट नहीं करता आपको, मतलब बिकॉज यू आर योरसेल्फ समबडी ना। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात में। लेकिन ये कि उस ग्रुप में जाके ये था कि वो एक नया एक्सपीरियंस हुआ, नया अंडरस्टैंडिंग हुई। द ओनली थिंग आई सी कि भाई वो जो ग्रुप के जो लोग थे, मतलब वो उन्हें रिस्पेक्ट बहुत दी। अच्छा, मतलब इतनी रिस्पेक्ट, मतलब नॉर्मल कोर्स में मैं एक्सपेक्ट नहीं करता किसी से, या हालांकि मैं भी नहीं करूंगा किसी की। हालांकि सेट कल्चर था वहाँ पे, वो तो बेसिकली सेठ थे ना, मतलब वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन वो एक और चीज और भी मैं देखी कि अब मैं थोड़ी देर कहूँ कि भाई मैं क्योंकि ऑलमोस्ट हाईएस्ट पोजीशन पे काम कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं था, मतलब जनरली भी लोगों की रिस्पेक्ट करते थे, और उनके पास जो स्टाफ था वो मेरे ख्याल एक एक परसेंटेज ऑफ स्टाफ ऐसा भी होगा जो शायद काम करने की पोजीशन में नहीं था। दे कैरी ऑन, ये है पे सैलरी, मतलब वो काम ही नहीं कर रहा है। मतलब मैं जब जैसे मेरा आदमी बाहर से जाता है तो फॉर अस ये 12 लोग क्या कर रहे हैं। हाँ नहीं, आपको हैरत होगी एक दिन वो, हालांकि वो मैं इस तरह के क्वेश्चन करता नहीं, लेकिन वो जो जो ओनर्स थे उनके साथ बिल्कुल
इनफॉर्मल और फॉर्मल था, वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बहुत करते थे। तो मैं तो कॉर्पोरेट कल्चर से गया था ना, तो वो ऑफिस जो उस वक्त का जो ऑफिस था, तो उसमें वो ग्राउंड फ्लोर पे हम सब थे, मतलब जो मैनेजमेंट थी, मतलब जो, और ऊपर के जो फ्लोर थे उस पे सारा दूसरा स्टाफ था, हर तरह का, लोअर अब लोअर जो भी था ना, मतलब तो बेशुमार वो सीढ़ियां चढ़ के लोग ऊपर जा रहे होते थे, मतलब। तो मैं एक दफा उनसे पूछा कि भाई ये सब लोग ऊपर जा रहे हैं, ये करते क्या है, मतलब ये क्यों है, मतलब यहाँ। क्योंकि मेरा कभी उनसे वास्ता नहीं पड़ा। हाँ, सही है। सेठ का भी मेरा कभी वास्ता नहीं पड़ा। तो कह रहे हैं क्यों। तो मैंने कहा ये कर क्या रहे हैं, मतलब भाई ये, तो उन्होंने मुझे मुस्कुरा के देखा, सेठ का खास अंदाज। कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये चल रहा है, चलने दे, क्या पता इन्हीं की बरकत से हमारे पास रिस्क आ रहा हो। ठीक है, चलने दे। तो मतलब इन लोगों में ये एक क्वालिटी जो थी, ये हमने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो जा रहे, हम तो वहीं से आ रहे थे, जी। तो वो नहीं, मेरी बहुत रिस्पेक्ट की, आज तक रिस्पेक्ट करते हैं, आज तक मतलब आई एम सॉर्ट ऑफ टच में रहते हैं, कोई चीज होती है तो पूछने मुझे याद पड़ता है कि जिस जमाने में आप ग्रुप सीईओ थे, उसी जमाने में क्लिफ्टन के करीब जो है वो अमार के जो प्रोजेक्ट आया था पूरा, वो आप ही के दौर में शायद आया था। जी, वहीं से तो स्टार्ट हुआ है, मतलब जी, वो जॉइंट वेंचर जो था इमार का, मैं इमार पाकिस्तान का डायरेक्टर भी था। जी। हाँ, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे याद है कि जब ये प्रोजेक्ट आया था तो गालबन उसके अंदर एक अपार्टमेंट कितनी कीमत थी, 2 करोड़ 3 करोड़। हाँ, उस जमाने में शायद इतनी होगी, अब तो शायद 10 करोड़ हो गए। मैं वही जा रहा हूँ, शायद 2 या 3 करोड़ में थी। तो इतनी बड़ी फिगर उस जमाने की थी कि मैंने आपसे पूछा भी था कि भाई ये एक लॉन्च तो कर दिया है, लेगा कौन पाकिस्तान में ये। तो आपने मुझे बताया था कि भाई फ्लैट नहीं, लोग गली लेने आ रहे हैं। तो ये मुझे इस तरह पहली बार मालूम थी कि किसी फ्लोर के ऊपर जब आमने सामने के सारे फ्लैट ले लिए जाए तो वो गली कहलाती है। आपको मैं बताऊं, ये इतने मुझे खुद हैरानी थी, ये प्राइस टैग उस जमाने का 2-2.5 करोड़ रुपए तो बहुत बड़ा था ना, मतलब। हाँ। पत्थर चले थे, हैं? पत्थर चले थे जिस दिन बुकिंग सुबह स्टार्ट होनी थी ना, हाँ। रात को अंधेरे में कई 100 गाड़ियां लाइन में खड़ी थी। माय गॉड। हाँ, जब इमारत की ओपनिंग हुई थी ना, तो गाड़ी खड़ी थी, नंबर आ जाएगा, पूरी रात गाड़ियां खड़ी रही थी जी। और दिन में पत्थरबाजी हुई थी कि यार बंद कर दिया आपने, बुकिंग बेईमानी हो गई। जबकि लेने वाले वो शौकीन थे जिनको एक नहीं, बल्कि उस फ्लोर के सारे एक साथ चाहिए थे, अपनी फैमिली के लिए, इसके लिए, ताकि वो एक एक आदमी का अलग अलग हो जाएगा। तो पाकिस्तान में पैसा तो बहुत है। हाँ भाई, आज भी 10 करोड़ का कोई ले रहा है ना, होंगे ना उसके बाद 10 करोड़ का। हाँ, होंगे, कहीं ना कहीं से आए होंगे। और इमार में अगर आप ले रहे हैं तो 10 करोड़ का मतलब 10 करोड़ वाइट, देयर इज नो सेकंड बुक। ये कमाल है। नहीं, देयर नहीं, ये तो इससे दिमाग यार।